स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। तो अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। लास्ट वीडियो में हमने रिसोर्स और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में रीड किया था। आज हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? ताकि रिसोर्स को हम अच्छे से यूज़ कर सकें, ऐसे यूज़ करें कि आज की नीड्स को तो वो सेटिस्फाई करें ही साथ फ्यूचर के लिए भी हम उसको सेव कर पाएँ। उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो बात हम चैप्टर जो है हमारा वो रिसोर्स का ही है, तो हम रिसोर्स की ही बात करेंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में हम उसकी प्लानिंग की बात करते हैं। तो इंडिया में जो है रिसोर्स प्लानिंग जो है वो किस तरीके से होती है, हम वो देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कंट्री में किस किस रीजन में जो है वो रिसोर्स पाए जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे हमें रिसोर्स मिल सकते हैं, ये पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं उसको। देन उसके बाद हम उसका सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, जानते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है उसकी। ठीक है, उसकी एस्टिमेशंस निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा टास्क जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो कोई भी प्लानिंग जो है इतनी आसानी से थोड़ी हो जाती है, काफ़ी टाइम भी लगता है इसमें। ठीक है, तो प्लानिंग करना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, तभी हम जो है उसको बचा पाएंगे। देन नेक्स्ट क्या आता है इसमें स्टेप? प्लानिंग अ स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब हम ये देखते हैं कि उस रिसोर्स को, जैसे मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी भी जो है एसेसिबल होना चाहिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है उसकी, उसको मेजर भी कर लिया हमने। देन अब हमारे पास उतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए कि हम उसको वहाँ से जो है निकाल कर एज अ रिसोर्स जो है हम उसको किस तरीके से यूज़ कर पाएँ। इसके लिए हमें नॉलेज भी चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन हम सेटअप करते हैं ताकि उस टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ रिसोर्स को निकालने में, और उस रिसोर्स को जो है लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करवा पाने के लिए जो है हमें लोगों की स्किल्स की और एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि और अच्छे से हम उस डेवलपमेंट प्लान्स को कर सकें। देन उसके बाद लास्ट हम क्या करते हैं, जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, हम ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट प्लान से मेजर करते हैं, मैचिंग करते हैं उसकी, कि ये जो है हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट। क्योंकि जिस कंट्री में रिसोर्स अच्छे होते हैं, रिसोर्स की टेक्नोलॉजी और उसकी प्लानिंग अच्छी होती है, वो कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप करती है। ठीक है, तो इंडिया में भी जो है रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। ठीक है, उसके 4 स्टेप्स हमने पढ़े। तो ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग की बात। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है लैंड रिसोर्स। देखो, लैंड हमारा जो है एज अ रिसोर्स वर्क करता है। ठीक है, लैंड अभी हमने बात की थी, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स में आता है वो लैंड आता है। तो लैंड में जो है उसमें 27% क्या है, प्लेट्यू रीजन है। देन उसके बाद 30% क्या है हमारा, माउंटेनियस रीजन है। ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। देन उसके बाद हमारा 43% क्या है, हमारा प्लेन रीजन है। ठीक है, तो ये तो हुई बात। सबसे ज़्यादा जो माइनिंग एक्टिविटी होती है वो प्लेट्यू रीजन पे होती है। ठीक है, और माउंटेनियस एरिया पे जो है पहाड़ों में भी जो है हम खुदाई करते हैं रिसोर्स के लिए। देन प्लेन एरिया में हम फार्मिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा वो प्लेन एरिया है। तो रिसोर्स जो है, लैंड रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो हमें जो है इसको सेव करना चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जब लैंड की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? ह्यूमंस की वजह से या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, ह्यूमंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र्स जो हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके बार बार उसमें जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है लैंड की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और नेचुरल एक्टिविटीज़, कभी कभी फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेट हो जाता है, जिससे कल्टीवेशन के लिए वो लैंड फिर अच्छी नहीं रहती। फिर वो बंजर, जिसे हम कहते हैं बंजर ज़मीन बन जाती है, जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर पाते। तो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या है, ह्यूमंस क्या क्या करते हैं, हम ये जानते हैं। सबसे पहले ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे जो है हम अपने कैटल्स को जो है ग्रेज करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं, तो उसकी जो है लैंड की जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में।
ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजिंग सबसे ज़्यादा होती है और कभी कभार बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। देन उसके बाद आती है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन जो है वाटर लॉगिंग से क्या होता है, जो सेलिनिटी होती है और एल्कनिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है सॉइल में। जो भी वाटर में सेलिनिटी होती है वो किस में आ जाती है, लैंड में आ जाती है, जिसकी वजह से सैलिनिटी की वजह से जो है उसकी क्वालिटी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो ओवर इरिगेशन भी एक वजह है लैंड डिग्रेडेशन का। देन नेक्स्ट है आपका वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो जो है लैंड पे डाला जाता है और वाटर में डाला जाता है। तो दोनों ही जो है पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है उससे। ठीक है, तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेड होता है। देन उसके बाद आता है आपका डिफॉरेस्टेशन। यस, डिफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं या उसे जला रहे हैं माइनिंग के लिए, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम जो है लैंड का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम उसको पेड़ों को काटे जा रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उससे भी जो है लैंड डिग्रेडेड हो जाती है। लास्ट है आपका मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। देखो सीमेंट इंडस्ट्री में जो है चूने का इस्तेमाल, लाइमस्टोन मतलब चूना, तो उसका इस्तेमाल होता है। तो उसकी ग्राइंडिंग जो है जब की जाती है सीमेंट को बनाने के लिए, लाइमस्टोन की जब ग्राइंडिंग की जाती है तो उस वो क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट करती हैं और वो डस्ट जो है कहाँ जम जाती हैं, मिट्टी में जम जाती है। देखा होगा आप, सीमेंट जब लैंड पे हम डालते हैं तो वो जम जाता है। ठीक है, वहाँ पे हम कोई फार्मिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। जब सीमेंट लगा दिया तो वो जो है वो लैंड या तो प्लेन हो जाती है बिल्कुल, उसमें हम कोई चीज़ कर नहीं सकते। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है वो सॉइल तक नहीं पहुँच पाता, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि सॉइल, ये लैंड की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे तो कॉजेज थे कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है। अब हम इसकी सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। भाई हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी होती है साथ साथ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन किया तो उसका उल्टा हो गया एफॉरेस्टेशन। देन ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग थी तो उसको हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें कि कितने से कितने टाइम तक जो है ग्रेजिंग करनी है। ठीक है, उसका जो है प्रॉपरली हम चेक करें। देन डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको जो है प्रॉपरली किस तरीके से लैंड या वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम उनमें ना पहुँचे, ऐसे उनके जो है वेस्ट को डिस्चार्ज किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, कोई लैंड को की क्वालिटी को इम्प्रूव रखने के लिए, और उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेडेड ना हो, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, तभी हम कल्टीवेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तो बात हुई लैंड डिग्रेडेशन की। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब टॉप सॉइल जो है हमारा वो वॉश हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे विंड बहुत तेज़ हवा चले, या फिर वाटर मतलब फ्लड आ जाए, या फिर ग्लेशियर्स की वजह से, ग्लेशियर्स जब पिघल जाते हैं जो उससे वाटर फ्लो होता है, उसकी वजह से जो है सॉइल इरोजन होता है। मतलब टॉप सॉइल जो है होता है हमारा वो जो है बह जाता है, वॉश अवे हो जाता है, उसकी वजह से जो है सॉइल इरोजन होता है। इसके और भी कॉजेस हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया। ठीक है, ये सारी ह्यूमंस की वजह से, कंस्ट्रक्शंस हो गया, माइनिंग हो गया, रॉन्ग फार्मिंग हो गया। ठीक है, ये सारे कॉजेस भी होते हैं सॉइल इरोजन को, सॉइल इरोजन के। और इसको हम बैड लैंड भी कहते हैं। जब सॉइल इरोड हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसका नाम दिया जाता है बैड लैंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम कल्टीवेशन फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो किसी भी यूज़ में नहीं रह जाता, इसलिए हम उसका नाम देते हैं बैड लैंड। तो अब इसके क्या सॉल्यूशन है, सबसे पहला सॉल्यूशन है इसका काउंटर फ्लगिंग। काउंटर फ्लगिंग क्या होता है, फ्लगिंग का मतलब होता है हम जो खेत जोतते हैं उसमें जो है हम सीड्स डालते हैं। जब सीड्स डालते हैं तो जो पानी का फ्लो होता है हम वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर डालें। ठीक है, देखो अदर कॉजेस में रॉन्ग फार्मिंग भी था, तो रॉन्ग फार्मिंग को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसको हम अच्छे से, अगर हमें फार्मिंग के बारे में अच्छे से क्लियर पता हो कि हमें फार्मिंग कैसे करनी है, तभी हम जो है बिना लैंड को हार्म पहुंचाए हुए, सॉइल को हार्म पहुंचाए हुए जो है फार्मिंग कर सकते हैं। तो काउंटर फ्लगिंग में वही चीज़ है, इसमें हम सीड्स, जिस डायरेक्शन में हम सीड्स ग्रो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम वाटर का फ्लो रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं काउंटर फ्लगिंग। ठीक है, दूसरा है हमारा एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगा के जो है हम इसको कम कर सकते हैं सॉइल इरोजन को। देन नेक्स्ट है आपका शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स मतलब एक रो में, जैसे आप देखते हो हाईवेज वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि रो वाइज जो है वो ट्रीज़ लगे होते हैं। वो इसीलिए लगे होते हैं कि सॉइल जो है वो अपनी जगह से बहकर जो है दूसरी जगह ना आए, विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू वो जो है उसी जगह रुकी रहे, इसीलिए वो जो है ट्रीज रो में लगाई जाती हैं, एक रो में लगाई जाती हैं। देन नेक्स्ट है आपका टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है,
माउंटेनियस एरिया में जो क्या होता है, माउंटेनियस एरिया में जो है ऊंचाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पे जो है अगर वाटर फ्लो होगा तो सारी मिट्टी जो है वो नीचे बह के आ जाएगी। तो उस बहाव को रोकने के लिए जो है मतलब स्टेप वाइज जो है वहाँ पे ट्रीज लगाए जाते हैं। मतलब जैसे हम ऊपर चढ़ते चढ़ते जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो उसी तरीके से वहाँ पे पेड़ भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, इसी तरीके से जो है वहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, जिससे वाटर अगर मान लो बारिश होती भी है या फिर तेज़ हवा आती भी है, तो भी मिट्टी जो है वो बहकर नीचे की तरफ ना आए, बल्कि उसे जो है वो पेड़ लगने से उस पेड़ तक ही वो रुक जाए। देन उसके बाद ग्रासेस, ग्रासेस को भी अगर हम ज़्यादा, ये भी एक रीज़न होता है जो फ्लो ऑफ विंड को रोकता है। ठीक है, तो ग्रासेस लगाना भी अच्छा माना जाता है। और ज़्यादा ज़्यादा हम ग्रेजिंग ना करवाएं, लिमिटेड ग्रेजिंग हो तो जो है हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन्स के हमने सॉल्यूशन जाने। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो जो है वो ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात करेंगे। तो आज हमने जाना लैंड रिसोर्स के बारे में, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में और सॉइल इरोजन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।